Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग टीचर। ओके, चलो आज अभी नया चैप्टर स्टार्ट करना है। PNMT 2 के आई गेस ज्यादा बच्चे होंगे बिकॉज बायोमोलिक्यूल्स आपका ऑफिशियली अभी तक हुआ ही नहीं। सो बायोमोलिक्यूल्स ही मैंने सोचा दिस इज द ओनली टाइम जब अभी स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज बाकी पोर्शंस जो है वो अब ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। एंड क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स इन बिटवीन पूरे के पूरे चैप्टर्स में आ रहा है, वो हमारे सेकंड यूनिट में ही प्रेजेंट है। सो उससे रिलेटेड अभी टेस्ट भी बहुत होंगे और वो टेस्ट के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत रिक्वायर्ड है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बायोमोलिक्यूल्स। अभी बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड एज द नेम सजेस्ट, बायो मीन्स लाइफ, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो सारे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। अब वही बायोमोलिक्यूल्स जो है वो वेरी करते हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। प्लस ये बायोमोलिक्यूल्स मिले कैसे, इन स्टार्टिंग इन द बिगिनिंग बायोमोलिक्यूल्स एक्चुअली मिले कैसे, एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। पहली चीज, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको आप केमिकल प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर केमिकल प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करना है मतलब कि आपको टिश्यू का, लिविंग टिश्यू जो है उसका एनालिसिस करना है। अगर आपके सामने सपोज मैं सम बंच ऑफ लीव्स या फिर एनिमल टिश्यू लाइक लिवर टिश्यू अगर मैं ये आपको दे दूं तो आप क्या करोगे, उसे एनालाइज करने के लिए क्या करोगे, दो टाइप का एनालिसिस आप कर सकते हो। पहला एनालिसिस आप करोगे टू फाइंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि उसमें ऑर्गेनिक बेस्ड कितने कंपाउंड प्रेजेंट है और क्या क्या प्रेजेंट है। दूसरी चीज आप देखोगे एलिमेंटल या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आप स्टडी करोगे। दोनों के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप कौन कौन सी मेथडोलॉजी यूज करके सेपरेट कर सकते हो। मेथड इज वेरी इजी, बहुत इजी है। क्या करना है कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड पता करने के लिए यू हैव टू क्रश, आपको सारे टिश्यूज को क्रश करना पड़ेगा। सो क्रश करना पड़ेगा इन मॉर्टर एंड पेसिल और in presence of a solution which is known as trichloroacetic acid। ये सॉल्युबलाइज करता है, टिश्यूज को सॉल्युबलाइज करेगा, प्लस आप क्रश करोगे। अगर आप क्रश कर रहे हो तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यू आर रप्चरिंग ऑल द स्ट्रक्चर्स, सारा सेल स्ट्रक्चर आप रप्चर कर रहे हो। अगर सेल स्ट्रक्चर आप रप्चर कर रहे हो तो यानी सारे केमिकल्स अब एक दूसरे से डिटैच्ड होंगे, डिटोरिएट होंगे, एंड उस डिटैचमेंट की वजह से अब एक सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब वो सोल्यूशन आप क्या करो, फिल्टर कर लो। तो जब आप फिल्टर करोगे तब आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो फिल्टरेट जो कि सॉल्युबल सब्सटेंस है, जो इस पर्टिकुलर एसिड में, एसिटिक एसिड में सॉल्युबल हो गया, एक वो मिलेगा, और एक आपको मिलेगा इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जो इनसॉल्युबल मींस सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस है उनमें ही वेरी करता है कि इनमें क्या क्या प्रेजेंट है। इट्स हाई चांस कि मैक्सिमम जो सॉल्युबल सब्सटेंस है इनमें लोअर वेट वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, एंड जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है इनमें हायर वेट मॉलिक्यूल्स होंगे। सो अब इनको क्या करना होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजीज यानी बायोकेमिकल मेथड्स। बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, बहुत सारे डिवाइसेस भी ऑलरेडी बिल्ट हो चुके हैं। सो अब वो बायोकेमिकल मेथड या बायो एनालिटिकल मेथड्स जो है उनसे अब हम क्या करते हैं, सारे कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं या उनके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस वाज द अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स, यानी शुरुआत में अगर ये चीज जज करनी थी कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने कौन कौन से कंपाउंड से हैं एट द एंड, तभी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में इतना पता नहीं था। तब इनिशियली यही सारे मेथड्स करके क्रशिंग, ग्राइंडिंग और भी दूसरे जो मेथड्स हैं उन सबको यूज कर करके ये चीज पता की गई, और सेपरेशन मेथड से ये पता किया गया कि एग्जैक्टली क्या क्या कंपाउंड है। देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी ऑर्गेनिक तो आपको पता ही है, जब ऑर्गेनिक का अंदाजा लगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ मॉलिक्यूल्स पता चले ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि कार्बन बेस्ड सारे के सारे मॉलिक्यूल्स है, प्लस उससे अटैच्ड
फंक्शनल ग्रुप, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है एंड उससे अटैच्ड फंक्शनल ग्रुप है एंड वो वेरी किए जा रहे हैं, मींस उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो वेरी कर रही है, उसके हिसाब से उनका नेम स्ट्रक्चर जो आज आपको पता है लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड, वो बनता है, दैट इज गोइंग टू बी वैरिड। और उसके बाद उनका एलिमेंटल एनालिसिस किया गया तो ये पता चला कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पाए जाते हैं इन ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसके बाद ये चीज पता चली कि नॉट ओनली ऑर्गेनिक, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं या एलिमेंटल फॉर्म में भी कुछ कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के डे टू डे एक्टिविटीज या उनके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे देखोगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर आपको जज करना है तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए उनको करना पड़ेगा ड्राई। सो आपको या तो आप सनलाइट में ड्राई करो, मींस कंप्लीट उसका वाटर इवेपोरेशन करवा लो। अगर वाटर इवेपोरेट हो गया तो यानी जितने भी सॉल्युबल कंटेंट है जो वाटर के साथ बाइंडेड होंगे सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे एंड वो ड्राई होने के बाद आपको सिर्फ बचा कुचा मॉलिक्यूल मिलेगा। अब उस मॉलिक्यूल की स्टडी करनी है बाय यूजिंग मल्टीपल एनालिटिकल मेथड्स, जिसमें कि क्रोमेटोग्राफी भी वन ऑफ द मेथड है। तो वो सेपरेशन मेथड्स जो होते हैं या क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स जो होती है, देन उनसे आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आयनिक स्टेज में भी प्रेजेंट होते हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट, मीन्स ये बस सीरीज आपको मैं बता रही हूँ जस्ट टू गेट द अंडरस्टैंडिंग कि कैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैंड इन हैंड एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सारा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ये दिस इज द इंट्रोडक्शन कि एग्जैक्टली बायोमोलिक्यूल्स है क्या, देन उनके आइसोलेशन और सेपरेशन के लिए क्या क्या मेथोडोलॉजीज आप यूज कर सकते हो। अब दो पॉइंट ऑफ व्यूज, ये जो चीजें आपने देखी इससे दो पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिलेगा। पहला पॉइंट ऑफ व्यू इज द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। अब केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू जो है, अब इसका मीनिंग क्या है, मतलब आपको ये पता चला कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। आप फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखोगे, आप कंपाउंड्स के बारे में देखोगे, जो मैक्सिमम मोस्ट कॉमन फंक्शनल ग्रुप जो आपको मिलेगा दैट इज द एल्डिहाइड, कीटोन, इस टाइप के आपको ग्रुप्स मिलेंगे। देन कम्स द बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। ये तो था ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन का कंटेंट क्या है उसके हिसाब से केमिस्ट्री वाली इंफॉर्मेशन आप यूज कर रहे हो। देन कम्स द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अभी इसमें क्या हो रहा है, अब यहाँ पे बेस्ड ऑन देयर केमिस्ट्री उनका कोई ना कोई नेचर है, यूनिक नेचर उनका बिल्ड हो जाएगा। तो उस नेचर को अब क्लासिफाई करना है, यू आर गोइंग टू क्लासिफाई। ये क्लासिफिकेशन किन किन फैक्टर्स में, किन किन फॉर्म में किया है, लाइक अमाइनो एसिड, लाइक न्यूक्लियोटाइड, या फिर फैटी एसिड। ओके, सो ये सारी की सारी चीजें क्या है, दीज आर द टू पॉइंट ऑफ व्यूज। तो जब भी आप केमिस्ट्री का अप्रोच रखोगे उस चीज में क्या होगा, केमिस्ट्री के अप्रोच में आप हमेशा केमिकल स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चरली कैसे है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, कहाँ पे क्या अटैच्ड है, टाइप ऑफ बॉन्ड, ये सारी चीजें आप देखोगे, हमेशा वो अंडरस्टैंडिंग रखोगे जब आप मॉलिक्यूल को जज कर रहे हो। बट अगर आप बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग रखोगे तब आप उसको कैटेगराइज करोगे। कैटेगराइज कौन कौन सी चीज में करोगे कि ओके अमाइनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड है, फैटी एसिड है। एज द नेम सजेस्ट, अभी आपको पता चल जाएगा, आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये चीजें फ्यूचर में क्या बनाएंगी। जैसे अमाइनो एसिड फ्यूचर में प्रोटीन बनाएगा, फैटी एसिड ये फैट कंपोनेंट है या लिपिड कंपोनेंट है, लिपिड ब्रेकडाउन की वजह से फैटी एसिड मिल रहा है। न्यूक्लियोटाइड वो कंपोनेंट है जो फ्यूचर में न्यूक्लियाइक एसिड क्रिएट करेगा। सो ये वो बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि फ्यूचर में इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स बनाने वाले हैं। दैट्स व्हाई बायोलॉजिकली हम थोड़ा अलग अप्रोच रखते हैं व्हाइल अंडरस्टैंडिंग ऑल द मॉलिक्यूल्स। ओके सृष्टि, आई विल शेयर, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। अभी जो अब आपको क्या करना है, मींस मैं आपको बायोमॉलिक्यूल्स कैसे पढ़ाना चाहती हूँ। फर्स्ट इज आपको मैं पहले केमिकल अप्रोच दूंगी अबाउट अमाइनो एसिड, अबाउट फैटी एसिड, अबाउट न्यूक्लियोटाइड या फिर और भी जो डिफरेंट शुगर बेस्ड कंपोनेंट्स हैं वो।
सो पहले हम उसकी केमिकल अंडरस्टैंडिंग रखेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके केमिकल कंपोनेंट्स या फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं जो कहाँ पे अटैच्ड होते हैं। उसके बाद हम कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे, लाइक प्रोटीन, लिपिड, जो आप नॉर्मली पढ़ते हो वो एंड में करेंगे। तो पहले आप केमिकल कंपोनेंट इनिशियली आप समझ लोगे, तो वो समझ जाओगे तो उसके बाद क्या होगा, आपके लिए बहुत इजी होगा प्रोटीन की अंडरस्टैंडिंग रखना या शुगर्स की अंडरस्टैंडिंग रखना। सो वो सारी चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। सो दैट्स व्हाट माय प्लान इज। तो पहले मैं आपको अभी अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड, इन सब से रिलेटेड इनके बेसिक स्ट्रक्चरल फॉर्म आपको बताने वाली हूँ। ओके, लेट मी जस्ट शो यू द प्रीवियस। जिन्होंने नहीं लिखा प्लीज राइट डाउन। मैम फिल्टर का किसमें डिवीजन किया है? सॉरी वो फिल्टर के डिवीजन किया है, उसमें क्या लिखा है? सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। सोल्यूबल के ऊपर। फिल्टरेट, वेट मुझे इसे बेटर तरीके से लिखने में। डन मैम। Yes, ma'am, done. Okay, this one is also done. यस मैम। Yes, ma'am. Okay, let's start with first amino acid. अमाइनो एसिड यानी एक ऐसा ग्रुप जो कि जिसे हम नॉर्मली अमाइनो ग्रुप कहते हैं, बट अमाइनो ग्रुप का मीनिंग है क्या, एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है। मतलब क्या है कि एक ही कार्बन कंपाउंड में सिंगल कार्बन एटम पे क्या हो रहा है, पहला अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है और साथ ही साथ एसिडिक ग्रुप भी अटैच्ड है। अगर ये दोनों होता है, सो बेसिक केमिस्ट्री आप लोग को अंडरस्टैंडिंग अगर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अगर एक ही कार्बन पे दो इंपॉर्टेंट ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं ना, वी कैन कॉल इट Yes, अल्फा ma'am. कार्बन। सो यहाँ पे इमेजिन करो अब मॉलिक्यूल मीथेन, मीथेन का की वजह से क्या समझ में आएगा आपको, 4 वैलेंसी कार्बन की समझ में आई। अब ये वैलेंसीज को रिप्लेस किया गया है इन अमाइनो एसिड। कैसे इन सबको रिप्लेस किया गया, अब इसकी वजह से एक तरफ हाइड्रोजन चलो रहेगा, दूसरी जगह होगा कार्बोक्सिल ग्रुप यानी COH, उसके बाद अमाइनो ग्रुप, एंड देयर इज वन वेरिएबल ग्रुप जिसको R वेरिएबल बोलते हैं। R कुछ भी हो सकता है, उनके नेचर के हिसाब से R एसिडिक कंपोनेंट भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है एंड न्यूट्रल भी हो सकता है, एंड कोई भी ग्रुप बन सकता है R। वहां पे हाइड्रोजन भी लग सकता है, ऐसा हो सकता है कि वहां पे कुछ भी नहीं सिर्फ हाइड्रोजन हो। ऐसा भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर R में मिथाइल ग्रुप लग जाए या कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाए। सो R इज द वेरिएबल ग्रुप। इट मीन्स कि अमाइनो एसिड के अगर स्ट्रक्चर को आप समझोगे तो जो 3 वैलेंसी होती है इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। एक अमाइनो ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा, कार्बोक्सिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन, ये 3 पार्ट कांस्टेंट रहेगा। वेरी क्या करेगा, हमेशा R। और इस R के नेचर पे अमाइनो ग्रुप्स की कैटेगरीज या उनके नाम जो है वो वेरी करते हैं या उनमें इतने डिफरेंसेस या वेराइटीज प्रेजेंट है। टोटल हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स, मोस्टली ये जो अमाइनो एसिड्स है इनमें 20 ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं विच आर गोइंग टू फॉर्म प्रोटीन्स इन फ्यूचर, एंड वही 20 अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यही वो अमाइनो एसिड है जो डे टू डे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में प्रोटीन फॉर्मेशन, एंजाइम फॉर्मेशन और हार्मोन फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो एग्जैक्टली वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर मैं
सिंगल यूनिट तक लेकर जाऊंगी तो उसका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इस तरीके से दिखेगा। अब ये स्ट्रक्चर हो गया। सपोज अगर R पे हाइड्रोजन पुट करो, अगर R एज अ वेरिएबल ग्रुप, उसमें अगर हाइड्रोजन है तो ये हो जाता है आपका ग्लाइसिन। मैं थोड़ा थोड़ा एग्जांपल्स भी आपसे शेयर करती जा रही हूँ। सो ग्लाइसिन इज अ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। तो मतलब क्या हुआ, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, कार्बोक्सिल, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, R की जगह हाइड्रोजन। सो वो चीज हो गई ग्लाइसिन। अगर मैं R की जगह मिथाइल ग्रुप रखती हूँ, मिथाइल ग्रुप अगर मैं रख रही हूं तो वो चीज बन जाती है एलेनिन। 2-3 एग्जांपल्स, ये इंपॉर्टेंट है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अगर R की जगह यानी यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आने वाला है तो वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड एलेनिन बन जाता है। अगर R की जगह मैं हाइड्रोक्सी ग्रुप रखती हूँ, हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा या फिर हाइड्रोक्सी मिथाइल, तो इस सिचुएशन में ये हो जाएगा सेरिन। ओके, ये 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड के साथ जो आपको अभी समझना है। अब R के नेचर के हिसाब से, ओके, आई विल शो यू द स्लाइड वन मोर टाइम, जस्ट लेट मी फिनिश दिस वन। R के नेचर के हिसाब से, इनके एसिडिक और बेसिक नेचर के हिसाब से 3 टाइप के अमाइनो एसिड्स का कैटेगराइजेशन होता है। सो बेस्ड ऑन नेचर 3 कैटेगरीज प्रेजेंट है। मींस कितना अमाइनो एसिड है, किस टाइप का R ग्रुप प्रेजेंट है, 3 टाइप के होंगे। वन इज एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड एंड न्यूट्रल अमाइनो एसिड। ये 3 टाइप के प्रेजेंट है कि R का नेचर प्लस नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप, कितने अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है। तो इन सबको समेशन करके ओवरऑल अमाइनो एसिड 3 टाइप का प्रेजेंट होता है। वन इज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एग्जांपल दे देती हूं मैं, ग्लूटामिक एसिड। अच्छा, एक क्वेश्चन आप सबके लिए, ग्लूटामिक एसिड सुना सुना नाम लग रहा है, ग्लूटामेट याद आ रहा है? Yes, ma'am. कौन से चैप्टर में पढ़ा था? हिंट दे रही हूँ, बॉटनी में पढ़ा था हमने। कुछ याद आ रहा है? ग्लूटामेट हमने कहाँ पे पढ़ा है? ओके, फोटोसिंथेसिस चैप्टर अब याद करो। फोटोसिंथेसिस चैप्टर में फोटो रेस्पिरेशन के लास्ट पोर्शंस, इफ यू ऑल कैन रिमेंबर, ग्लूटामिक एसिड या फिर ग्लूटामेट। ओके, अगर नहीं याद आ रहा, याद दिला देती हूँ एक और बार। ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड फॉर्मेशन प्लांट्स के अंदर, अमाइनो एसिड फॉर्मेशन के टाइम पे आपने देखा था। साथ ही साथ ये भी देखा था कि वो अमाइनो एसिड इज कैरिड बाय जाइलम, जाइलम वेसल उनको कैरी कर कर लेकर जाते हैं। दिस इज द लास्ट पेज ऑफ योर फोटोसिंथेसिस चैप्टर। वहां पे आपने ये मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा है। क्यों पूछा मैंने, क्योंकि जो भी कुछ कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देने वाली हूँ उसमें मैक्सिमम चीजें आपने ऑलरेडी चैप्टर्स में यहाँ वहां पढ़ी हुई है, बस आपको मेमोरी रिकलेक्ट करनी है। थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, बिना जोर दिए काम नहीं चलेगा। क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में अब क्या है, आपने उल्टा पढ़ा। बाकी लोग क्या करते हैं, पहले बायोमोलिक्यूल पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिजियोलॉजी में घुसते हैं। हमने पहली फिजियोलॉजी सारी पढ़ ली है, बोथ प्लांट एंड एनिमल। तो अगर फिजियोलॉजी आपने पढ़ ली, मतलब बहुत सारे बायोमोलिक्यूल बेस्ड एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी नॉलेज में है।
आपको बस वो मेमोरी रिकलेक्ट करनी है और समझना है कि कहाँ पे क्या चीज फिट हो रही है. सो आई वॉज सीइंग बेस्ड ऑन वेरिएबल ग्रुप नेचर प्लस नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप्स कितने प्रेजेंट है और कितने नहीं, उसके हिसाब से अमाइनो एसिड 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, प्लस वन एग्जाम्पल मैंने आपको उनके दिए हुए हैं. वन मोर कैटेगरी एक आ जाती है, एक और चीज आ जाती है, दैट इज एरोमेटिक अमाइनो एसिड. एरोमेटिक मीन्स जिसमें कोई ना कोई सेंट हो, आपको स्मेल आएगी, आपको जैसे परफ्यूम वगैरह जो होता है एरोमा, सो एरोमेटिक कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो वही एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं. एग्जाम्पल दे दूं मैं उसका, दैट इज टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, देन वन मोर ट्रिप्टोफैन. सो इनका कोई यूनिक स्मेल होता है जो आप डिटेक्ट करोगे बाय विद सेंस ऑफ योर ऑल्फैक्टरी नर्व्स, तो उससे आपको पता चलेगा कि ओके सम काइंड ऑफ अमाइनो एसिड इज देयर और उनका ये यूनिक स्मेल प्रेजेंट है. सो इन 3 मेन नेचर, ये उनका हो गया केमिकल नेचर, इन तीनों का दीज आर द केमिकल नेचर, और ये एक प्लस एरोमेटिक एक कंपोनेंट है जो कि मैंने आपको एज एन एग्जांपल बताया. सो बेसिकली हमने क्या क्या जज किया कि अमाइनो एसिड में कौन कौन मींस स्ट्रक्चरली वो क्या है, कैसे एक कार्बन की चारों वैलेंसीज में अलग अलग वैलेंसी पे अलग अलग कंपोनेंट प्रेजेंट है, प्लस जो वेरिएबल ग्रुप है, जो आर वेरिएबल ग्रुप है, वो कैसे अगर उस पे दूसरे दूसरे कंपोनेंट्स अगर आएंगे तो अमाइनो एसिड के वेराइटीज आपके पास प्रेजेंट होगी. देयर आर 20 वेराइटीज इन योर बॉडी. हमारी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 20 काइंड ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं जो इन फ्यूचर प्रोटीन्स बनाते हैं. ओके, लेट मी जस्ट शो यू प्रीवियस. ओके, डन. ओके, अगर ये भी लिख लिया है, let's move on to the next part which is related to the property of amino acid. अब उसकी प्रॉपर्टी बहुत इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अमाइनो एसिड के जो ग्रुप्स है उनका एक स्पेशल नेचर होता है टू आयनाइज एट डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन. सो उनमें आयनाइजेबल नेचर है. कौन कौन सी चीजें आयनाइज होंगी? आयनाइज होगा अमाइन ग्रुप प्लस कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सो ये दोनों जो ग्रुप हैं इनमें इनमें आयनाइजेशन यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैरी करने की कैपेसिटी है. ये क्यों होता है? अगर पीएच वेरी करे बेस्ड ऑन डिफरेंट पीएच. ठीक है, तो अगर पीएच वेरी कर रहा है और इनका आयनाइजेशन हो रहा है, इनके मेन ग्रुप का, ये दोनों इंपॉर्टेंट ग्रुप है और इनका ही आयनाइजेशन होगा, इट मींस एक ही अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर भी वेरी करेगा.
ठीक है, सो स्ट्रक्चरली ऑल्सो वेरीज। अब होगा कैसे, एक एग्जांपल दे देती हूँ सिनेरियो। सपोज कार्बन, जो अभी हमने इससे पहले देखा कि कैसे सारे अटैच्ड है, एक ये वेरिएबल हो गया। यहाँ पे इमेजिन कर लो अमाइनो ग्रुप पे मैंने चार्ज पुट किया है, ये एक कंडीशन हो गई, एक इस तरीके से आयनाइज हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एसिडिक ग्रुप आयनाइज हो, ना कि अमाइन ग्रुप। तो यानी ये तीनों है सेम ही, सेम अमाइनो एसिड है, बट इनके बीच में क्या हो रहा है, आयनाइजेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि पीएच वेरी कर रहा है। ऑफ कोर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, सो बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, पीएच आल्सो स्लाइटली वेरीज, वो सिचुएशन के हिसाब से वेरी करते हैं। तो उस पीएच चेंज होने की वजह से अमाइनो एसिड्स के ग्रुप्स जो है वो आयनिक नेचर अपना लेते हैं। दैट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ओनली इन अमाइनो एसिड। अगर क्वेश्चन आए कि आयनाइजेबल नेचर किसका है, तो अमाइनो एसिड का। अगर क्वेश्चन आए कौन से ग्रुप का है, सो अमाइन ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप का। सो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन से बायोमोलिक्यूल का आयनाइजेशन प्रॉपर्टी है, प्लस कौन से ग्रुप का मेन आयनाइजेशन होता है। तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट वेरिएशंस आए, इसी को हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयनिक फॉर्म। मींस बेसिक मॉलिक्यूल तो सेम है, बट उनका जो आयनिक नेचर है वो वेरी कर जाता है। समटाइम इट इज पॉजिटिवली चार्ज, समटाइम नेगेटिवली। यहाँ पे देखो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होगा, ये ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे इंडिविजुअल ग्रुप आयनाइज्ड है, बट ओवरऑल इनका चार्ज बैलेंस हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इसको हम ज्विटर आयनिक फॉर्म बोलते हैं ऑफ दिस नेचर। इतनी बात सबको समझ में आई अमाइनो एसिड के बारे में? एनी डाउट? No, ma'am. ओके, ये लिख लो ये No, वाली, ma'am. देन आई विल चेंज द स्लाइड। ओके, डन। Yes, ma'am. ना Yes, ma'am. अभी अमाइनो एसिड हो गया। द नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी, दैट इज अबाउट लिपिड्स। अभी जो लिपिड है, इट इज वाटर इनसॉल्युबल इन नेचर। इट इज मोस्टली वाटर इनसॉल्युबल इन नेचर, और नॉर्मली हम इसको फैटी एसिड भी बोलते हैं। जब डाइजेशन आपने पढ़ा था, तब आपको पता चला था कि अगर लिपिड डाइजेस्ट हो रहा है तो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो रहा है। साथ ही साथ एक और Yes, ma'am. दैट इज ग्लिसरॉल। ये दो कंपोनेंट्स, Glycerol. फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल,
ये इनका बेसिक यूनिट है, यानी जैसे प्रोटीन का बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड है, वैसे इनका बेसिक यूनिट क्या है, दिस फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब पहला कैटेगराइजेशन में फैटी एसिड का देखती हूँ कि एग्जैक्टली इनका क्या क्या सिचुएशन है। यहाँ पे क्या होता है, जो आर ग्रुप है, यानी जो वेरिएबल ग्रुप है यहाँ पे, उस पे कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच रहता है। तो जो आर ग्रुप है, यानी बेसिक, अब कार्बन पकड़ लो, कार्बन का 4 वैलेंसी, और उसमें जो आर होगा दैट इज नथिंग बट द कार्बोक्सिल ग्रुप। अभी कार्बोक्सिल ग्रुप अगर अटैच्ड है तो इन सब चीजों में क्या होगा, इनका फैटी नेचर जो है वो इसी कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से आ रहा है। अगर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कार्बन्स कितने प्रेजेंट है कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ साथ, इनके आर ग्रुप में वेरिएशंस होते हैं बाय गिविंग मल्टीपल कार्बन एटम्स। अब कार्बन एटम्स को अगर प्रोड्यूस करना है, मींस उनका मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज कर सकते हो बाय एडिंग मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप। तो इस तरीके से आप करते जाओगे टिल 19, मींस 1 to 19, इतना तक कार्बन वेरी करता है इन फैटी एसिड्स। सो दिस इज अबाउट बेसिक लिपिड। अब जो मेन ओवरऑल कैटेगराइजेशन जो सब आई थिंक बहुत ही 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे होगे कि जो फैट है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 काइंड ऑफ फैट बेस्ड ऑन देयर बॉन्ड। हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, वन इज सैचुरेटेड, वन इज अनसैचुरेटेड। अगर आप लोग नॉर्मली कोई भी पैकेज्ड फूड लेकर आते हो तो उसपे सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, उनका कैलोरी लिखा रहता है, और साथ ही साथ उसमें ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, उनकी वैल्यू लिखी होती है, उनकी कैलोरीज लिखी होती है। तो एग्जैक्टली होते क्या है, सैचुरेटेड फैट ऐसे फैट है जो कि जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, दे आर विदाउट डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा इट मींस दे आर गोइंग टू बी मोर स्टेबल नेचर के होंगे, उनको किसी और से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर अनसैचुरेटेड फैट की अगर हम बात कर रहे हैं, मींस ये क्या है, दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट विद डबल बॉन्ड। और अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है मतलब ये रिएक्ट करेंगे हमारी बॉडी में। जैसे ही आप अनसैचुरेटेड फैट कंज्यूम करोगे क्या होगा, उसका रिएक्शन शुरू होगा, रिएक्शन होगा तो उसका फॉर्म, उसका नेचर चेंज होगा, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा, रिएक्ट करवाएगा, मेटाबोलाइज होगा। इन शॉर्ट मेटाबोलाइज होगा तो उसका यूज होगा आपकी बॉडी में। अगर वो चीज मेटाबोलाइज होगी ही नहीं तो उसका कोई यूज नहीं होने वाला आपकी बॉडी में। ओके, दैट्स व्हाई सैचुरेटेड फैट काइंड ऑफ हार्मफुल कहा जाता है एट आफ्टर सर्टेन लिमिट। सो ये 2 इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन है। एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं सैचुरेटेड फैट का। वन इज पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड को नॉर्मली हम पाम ऑयल बोलते हैं, सुना होगा, खाना भी बनता होगा इसमें कुछ घरों में। सो पाम ऑयल इज वन एग्जाम्पल। देन वन मोर एग्जाम्पल जैसे कोकोआ बटर। ओके, जो पामेटिक एसिड है ये एक्चुअली 16 कार्बन कंपाउंड है। इट इज सैचुरेटेड फैट एंड 16 कार्बन कंपाउंड। ये नॉर्मल एग्जाम्पल मैंने दिया। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एग्जाम्पल इज अराकिडोनिक। इट इज 20 कार्बन कंपाउंड। साथ ही साथ जो नॉर्मली आप डे टू डे लाइफ में जो आप कंज्यूम भी करते हो दैट इज ऑलिव ऑयल। देन जो नट्स वगैरह होते हैं उनमें जो ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज द अनसैचुरेटेड फैट। दैट्स व्हाई दे आर मोर यूजफुल एंड हेल्दी फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो these आर द बेसिक कैटेगरीज ऑफ लिपिड। इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. ओके, अगर समझ में आ गया देन दिस मीटिंग इज अबाउट टू एंड। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन दूसरी लिंक आप ज्वाइन करना शुरू कर दो। Okay, ma'am.